हेलो जी, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। हमारे पास इन टोटल कुछ 7 से 8 बैंक्स हैं। इस वीडियो में हम 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले समझ लेते हैं ये बड़े बैंक में और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्ज़ैक्टली फंडामेंटली क्या डिफरेंस है? अब देखो, दोनों काम ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं। भाई आप एक तरफ से पैसा उठा रहे हो, दूसरी तरफ आप पैसा लेंड कर रहे हो, बीच में जो आप मार्जिन बना रहे हो वही आपकी कमाई है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई एनबीएफसी हो, कोई बैंक हो, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी कंपनी काम वो यही कर रहा है। एक तरफ से पैसा उठा रहा है, दूसरी तरफ पैसा लेंड कर रहा है, बीच में जो मार्जिन बना रहा है वो उसकी कमाई है। यहाँ पर डिफरेंस आता है कौन से कस्टमर को आप कैटर करने की कोशिश कर रहे हो। जो हमारे बड़े बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी के कस्टमर को कैटर करने की कोशिश करते हैं। वहीं जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो थोड़ा डीप इन द कंट्री जाने का कोशिश करते हैं। वो थोड़ा-सा रूरल इंडिया को कैटर करने का कोशिश करते हैं। वो थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करते हैं जो ड्यू टू क्रेडिट कस्टमर है, उनको हम क्रेडिट इकोनॉमी में लेके आएँ, उनको हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आएँ। तो जिस कस्टमर को कैटर किया जा रहा है, वो डिफरेंट है। बेसिक फंडामेंटली बिज़नेस मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब देखो, कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो हर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे ही होने चाहिए। अगर हमें उसको अच्छे की कैटेगरी में कैटेगराइज़ करना है, तो उसमें कुछ चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। भाई एक तो लोन बुक ग्रोथ अच्छा आना चाहिए। हमारा इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम आज देखने जाएँ, तो आप कम से कम 20% का ग्रोथ तो लेके आना चाहिए। आप अगर 20% के आसपास का ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हो तो एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह यहाँ पर भी हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक यहाँ पर भी बनता है कासा रेशो का। कासा रेशो क्या है? आपके पास कितना पैसा करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट के थ्रू आ रहा है। तो सपोज अगर आपके पास ₹100 टोटल डिपॉज़िट के हैं, तो उसमें आपके पास सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट वाले कितने डिपॉज़िट हैं? क्यों? क्योंकि ये है आपके लिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स। अगर आप आरबीआई से फंडिंग लोगे, आप बॉन्ड इश्यू करके फंडिंग लोगे, आप जो टर्म डिपॉज़िट है उनके थ्रू फंडिंग लोगे, जो हमारी एफडी होगी, एफडी के थ्रू अगर आप फंडिंग लोगे, तो आपको मिलेंगी ऊँचे इंटरेस्ट रेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए रॉ मटेरियल कैश है, आपको पैसा तो कहीं न कहीं से लेके आना पड़ेगा ना। तो अगर आप ऊँचे इंटरेस्ट रेट वाले मेथड से पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चली जाएगी। वहीं अगर आपका कासा रेशो अच्छा है, कासा रेशो आपका इम्प्रूव कर रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा। और वो कैसे आएगा? क्योंकि अगर हम देखें करंट अकाउंट में आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है एज़ अ कस्टमर टू एनी बैंक आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा करंट अकाउंट पे। तो अगर आपने 1 लाख रुपए अपने करंट अकाउंट में जमा करा रखे हैं, तो बैंक के लिए फ्री का पैसा है। वो बैंक उस 1 लाख रुपए को लेंड कर सकता है और उसके लिए उसके अगेंस्ट उसकी लायबिलिटी 0। ये चीज़ भी हमने समझ ली। सेविंग्स अकाउंट में भी सेम केस है, 3 साढ़े 3, 4%, 5% पे आपको पैसा मिल जाता है। तो ये सबसे सस्ता पैसा होता है। तो जितना ज़्यादा सस्ता पैसा आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाओगे क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे होगी और आप ज़्यादा मार्जिन बना पाओगे। आपका जो बीच का मार्जिन है बिटवीन यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी ग्रेटर, सो योर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी गुड। ये चीज़ भी हमने समझ ली। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि भाई आपका आरओए, आरओई ऊपर जाने चाहिए। 99% ऑफ द केसेस में ये ऊपर ही जाने चाहिए। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कंपनी क्यूआईपी करता है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आता है, कंपनी अपना इक्विटी बढ़ा लेता है। उस केसेस में अगर आपका आरओई नीचे जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। बट बेसिकली आरओई निकलता कैसे है वो समझते हैं। आरओई इज़ आरओए इंटो लेवरेज। अब आरओए क्या है? आरओए आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो आपका नेट प्रॉफिट जब बढ़ेगा तभी आपका आरओए बढ़ेगा और अगर आरओए बढ़ेगा तो आपका आरओई बढ़ेगा। तो हमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि हम एक शेयर होल्डर हैं, हमें तब पैसा बनाने को मिलेगा जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा और ईपीएस को बढ़ने के लिए आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना ज़रूरी है। तो एंड ऑफ द डे जो आपके आरओए, आरओई जैसे मेट्रिक हैं, उनका ट्रेंड ऊपर की तरफ होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो अब हमने कुछ चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब जब ये लोग कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास कासा अकाउंट्स हैं, तो इनका जो रेट ऑफ डिपॉज़िट ग्रोथ है, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इनकी रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ से। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि भाई अगर आपका लोन बुक बढ़ रहा है 25% से, तो आप अपने डिपॉज़िट को भी 25% से बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि लोन बुक आपका 25% से बढ़े और आपका डिपॉज़िट 5, 7, 10% पे अटक जाए। ये चीज़ हमें समझना है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपके ऊपर लेवरेज बढ़ता जाएगा। आप बाज़ार से ₹50 उठा रहे हो और आपको बाज़ार से मेल ₹30 ही रहा है, तो एडिशनल ₹20 क्या है, वो आप डेट ले रहे हो, वो आप डेट अपने बैलेंस शीट के ऊपर लेके आ रहे हो। तो आपके लिए एक फाइनाइट लिमिट है, आप इनफाइनाइटली डेट को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं लेके आ सकते। तो अगर हम देखें बैंक्स जनरली 10 टाइम्स लेवरेज तक जाते हैं, 10 टाइम्स लेवरेज से ज़्यादा कोई भी बैंक जा नहीं सकता। उसके बाद या तो उसको अपना क्यूआईपी करना पड़ेगा
कंपनी में नया पैसा लेके आना पड़ेगा, तभी आगे की वो ग्रोथ फ्यूल कर सकता है, नहीं तो ये काम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपका डिपॉज़िट का रेट ऑफ ग्रोथ कम है आपकी लोन बुक की रेट ऑफ ग्रोथ से, तो आपका एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी नीचे आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ के इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि हैंड इन हैंड चलना चाहिए कि अगर आपका 25% का डिपॉज़िट का ग्रोथ है, 25% का लोन बुक का ग्रोथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लोन बुक का ग्रोथ ज़्यादा है और डिपॉज़िट का ग्रोथ कम है, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है कि वो देखना पड़ेगा कि भाई अगर आज बैंक 4 टाइम्स लेवरेज है, तो ठीक है, उसके पास रूम ऑफ ग्रोथ है, उसके पास थोड़ा-सा स्कोप है कि वो 4 टाइम्स लेवरेज से 10 टाइम्स लेवरेज आ सकता है, तो उसके पास समय है। बट अभी कोई बैंक ऑलरेडी 8 टाइम्स, 9 टाइम्स लेवरेज है और उसके बाद उसमें इतना बड़ा वेरिएशन आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। वहाँ पर हमें पता चलेगा कि अब ये सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल रहा नहीं है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक किस तरीके के रिजल्ट रहा है। अब देखो, इसमें भी थोड़ी-सी हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सबका थोड़ा-सा कस्टमर प्रोफाइल भी अलग-अलग है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये थोड़ा-सा गाँव वाले लोगों को ज़्यादा कैटर करने की कोशिश करते हैं, बट गाँव में भी किसको कैटर कर रहे हो, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप गाँव में जाके माइक्रो फाइनेंस लोन कर दिया आपने, कि आपने वो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल के थ्रू लोन दे दिए कि 5 लोगों को इकट्ठा करके आपने ₹1,00,000 का लोन डिस्बर्स कर दिया, तो आपका काम खराब हो जाएगा क्योंकि माइक्रो फाइनेंस स्पेस अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुज़र रहा है। वहाँ पर हमें एसेट क्वालिटी लगातार खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं, जितनी भी हमने माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ी, सबकी हालत खराब है। तो अगर आप वो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो आपकी हालत खराब होगी। वहीं अगर आप एक ऐसे बैंक हो जो थोड़ा-सा हाउसिंग लोन करता है, थोड़ा-सा एमएसएमई लोन करता है, थोड़ा-सा गोल्ड लोन करता है, वेल डाइवर्सिफाइड बुक है, तो आप इस इस आज के दिन आप अपने आप को बेटर पोज़ीशन कर पाओगे। आप आगे की ग्रोथ के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगर हम देखने जाएँ कंपनी का मार्केट कैप, तो 6,700 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ के बारे में, तो 10% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ आया और डिपॉजिट ग्रोथ आया 16% का। देखो, कोई खास नंबर नहीं है। सिर्फ 10% के आसपास का आपने लोन बुक ग्रोथ किया है। यहाँ पर हम आइडियल सिनेरियो क्या लेके चल रहे थे हम, कि 20% तो आपको मिनिमम करना ही करना चाहिए। इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी। आज आईसीआईसीआई बैंक 17, 18, 19% के आसपास का ग्रोथ कर देता है। तो अगर मैं एक छोटी कंपनी ले रहा हूँ, एक मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक ले रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक आज करीबन-करीबन 20 लाख करोड़ की लोन बुक पे बैठा है और अगर इनके लोन बुक के बारे में हम बात करें, तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका लोन बुक है। तो जब इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो आपको उस छोटे बेस का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको ज़्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए और आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो। तो जो एज़ अ इन्वेस्टर मैं जो एडिशनल रिस्क कैरी कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। मैं छोटा कंपनी इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि छोटे कंपनी में छोटा बेस है, इसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो इसीलिए मैं वो बड़ी कंपनी को आउट परफॉर्म कर जाऊँगा। बट वो चीज़ हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। तो जो हमारा छोटी कंपनी लेने का उद्देश्य है, वो यहाँ पर पूरा हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है? डिपॉज़िट ग्रोथ फिर भी ठीक आया, 16% के आसपास आया। अब यहाँ पर लोन बुक ग्रोथ आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर को आपने लोन दिया था, वो डिफ़ॉल्ट करने लग गया। वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। चलिए उसके ऊपर भी आएँगे, पर देख लेते हैं। अगर हम इनके लोन बुक साइज़ के बारे में बात करें, तो 30,400-500 करोड़ रुपए के आसपास, 30,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इनका लोन बुक है। ये चीज़ भी समझ लिया। अगर हम इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें, तो ठीक है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इनका प्रेजेंस है विद अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ 753 ब्रांच आउटलेट्स। ये चीज़ भी हमने समझ लिया। अब एक चीज़ नोट करने की है कि लास्ट 2 क्वार्टर से इनमें ग्रोथ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रांच आउटलेट पिछले 2 क्वार्टर में 500 थे, जो 500 से बढ़ के आप 750 की तरफ हो गए। मोर और लेस एक आधा ब्रांच आउटलेट बढ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब ये एक और चीज़ हमें समझ आता है कि भाई जब आपकी ब्रांच आउटलेट में ग्रोथ नहीं आ रही ना, इसका मतलब कंपनी ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी एक्जिस्टिंग ब्रांचेस है ना, उनको हम एक्सपैंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा। अभी हम फोकस कर रहे हैं रिकवरीज में कि जो हमने पैसा बाहर भेज रखा है, उसको हम कलेक्ट करके अपनी कंपनी में वापस लेके आए, अपने एसेट क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंपनी दिमाग ही नहीं लगा रहा एक्सपेंशन में। वहीं अगर आप दूसरी कंपनी देखोगे, तो वो लोग लगातार एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वो मार्केट शेयर भी एक्सपैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उज्जीवन आज अपनी एसेट क्वालिटी सुधार रहा है, वो लोग मार्केट शेयर गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्थितियाँ ठीक लग नहीं रही हैं। अगर हम इनका कंसंट्रेशन देखें, एयूएम स्प्लिट देखें ज्योग्राफिकली, तो हमें पता चलेगा 31% लोन्स आते हैं साउथ ऑफ इंडिया से, 27% नॉर्थ ऑफ इंडिया से, 24% ईस्ट से और रिमेनिंग 18% आता है हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया से। चलिए ये चीज़ भी हमने समझ लिया। अब आपका पैन इंडिया प्रेजेंस होने के बाद भी अगर आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम कहाँ है? आपके जिस तरह के कस्टमर को या जिस तरीके का आप लोन कर रहे हो, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और वो चीज़ हमें पता भी चल जाएगी। अगर हम इनके कासा के बारे में बात करें, तो कासा इनका मोर और लेस स्टेबल था। 25% के आसपास का इनका कासा था। अब देखो,
यहाँ पर हमें कभी भी कोई भी बेंचमार्क नंबर सेट नहीं करना चाहिए कि भाई इस कंपनी का कासा 35% है, इसका 25% है, तो 35% वाला अच्छा कंपनी है इन कंपैरिजन टू 25, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। क्या वो जो 25% पे पहुँचा है, वो 30% से पहुँचा है या 20% से पहुँचा है? अगर 20% से पहुँचा है, तो बहुत बेहतरीन बात है। हो सकता है जो 35% वाला कंपनी है, हो सकता है जो 35% वाला कंपनी है वो 40% से घट के 35% पे आया हो। तो हमें ट्रेंड को देखना है हमेशा। हमेशा ये चीज़ देखनी है कि कंपनी किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। अगर उसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है तो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है, अपवर्ड्स है तो अच्छा है। तो यहाँ पर चीज़ें मोर और लेस स्टेबल थी, 25% के आसपास का हमारा कासा रेशो मेंटेन्ड रहा। अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम देखने जाएँ इनके इनके मिक्स में प्रॉब्लम था। अगर हम देखें तो इनका 61% ऑफ द लोन बुक अनसिक्योर्ड था, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड था। बट बचा हुआ जो 39% था वहाँ पर फिर भी सिक्योर था, इसलिए वहाँ पर एसेट क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई। और अब ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, अब इसी स्प्लिट को ये लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सिक्योर्ड लोन्स की तरफ जाएँगे, अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन को कम करेंगे। और वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अगर आप देखोगे तो 1 साल पहले इनका 68% के आसपास का बुक अनसिक्योर्ड था, जो अब घट के 61% के आसपास रह गया है। तो मतलब ये वही बात हो गई कि जब डैमेज हो गया तब हम बात कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की। तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। आपका उस तरीके का बिज़नेस मॉडल था। आपको ये वाली सिचुएशन एक ना एक दिन आनी ही थी। ये आप लिख के चल रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में आपको किसी ना किसी दिन प्रॉब्लम तो आनी ही आनी थी। वो अब आ गई तो अब आप थोड़ा-सा दिखाना चाह रहे हो कि हम सिक्योर्ड की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। पर ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है, इसकी वजह से आपकी लोन बुक की ग्रोथ रुक गई है और इसलिए आप एक अच्छा कंपनी रहे नहीं हो। चलिए जी, अगर हम अगर हम देखने जाएँ इनके जो एयूएम स्प्लिट है बाय अ, इस तरीके का लोन करते हैं, तो हमें पता चलेगा ग्रुप लोन्स आर 45% ऑफ देयर AUM व्हिच डिग्रू बाय 12%, इंडिविजुअल लोन्स आर 15% ऑफ देयर AUM व्हिच ग्रू बाय 21%, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन आर 21% व्हिच ग्रू बाय 45%, एंड अदर कैटेगरी में आते हैं 19% लोग, जिसमें अब इन्होंने कुछ नए-नए सेगमेंट भी लॉन्च करे हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्च किया इन्होंने, इन्होंने सप्लाई चेन फाइनेंसिंग लॉन्च किया, व्हीकल फाइनेंसिंग लॉन्च किया और गोल्ड लोन फाइनेंसिंग लॉन्च किया। अब आप नए-नए सेगमेंट खोल रहे हो, आप अपनी लोन बुक को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोन बुक कम्स फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस। अब जब तक आपका माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल ठीक नहीं होगा, आपकी पूरी ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। अगर हमें ऐसे देखने जाएँ, तो शायद इनका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में तो 100-200% के आसपास का ग्रोथ है, 127, 128% के आसपास का ग्रोथ आया। तो अब वो बहुत छोटा पोर्शन है, शायद वो 1%, 2% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक ही होगा। तो वहाँ पर ग्रोथ आना इतनी अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना है कि आपका जो मेन जो हमारा ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट है, वहाँ पर चीज़ें कब ठीक होना चालू होती हैं। जब वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी तभी जाके आपकी कंपनी ढंग से ग्रो कर पाएगी। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर इनका हम ग्रॉस एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए वाज़ एट 2.7%, जो बढ़ गया, जो मतलब खराब होने की तरफ गया, और वही चीज़ हमें देखने को मिली नेट एनपी के साथ, जो 0.6% के आसपास है। और ये तो तब है जब ये कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त राइट ऑफ करे। मतलब कंपनी ने बहुत सारा लोन उठा के बेच दिया कि भाई ये हमसे तो समझ नहीं रहा, आप इसको फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे ले जाओ और अगर आप रिकवरी कर सकते हो, तो रिकवरी कर लो। तो ये कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो खराब लोन खरीदती हैं और उस पे रिकवरी करने का काम करती हैं। तो ये कंपनी ने उनको भी बेच दिया है। तो इसकी वजह से हमें ग्रॉस एनपी, नेट एनपी नंबर्स थोड़े अगर क्वांटम वाइज़ देखोगे कम लगेंगे, बट बहुत ज़्यादा है और बहुत घाटा भी खाया है कंपनी ने इस वजह से। फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लें तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा हुआ है 3%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज़ डाउन 21% एंड अ पैट डिक्रीज ऑफ 64% ओवर अ वाई-वाई लेवल। और जब आपका इतनी ऐसी-तैसी हो जाएगी, आपका नेट प्रॉफिट ही गिरने लग जाएगा, तो आपका आरओए, आरओई तो कहाँ से ऊपर जाएगा। आपका आरओए 3.1% से 1.2% पे गिर गया। आपका आरओई 24% से 8.9% पे आ गया, मतलब 1/3 रह गया आपका आरओई, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। चलिए, अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 4300 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर इनके लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो 18.5% सीधा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। उज्जीवन 10%, यहाँ पर 18.5%। तो चलिए, कुछ आपने सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो दिखाया है, बट फिर वही बात है, आईसीआईसीआई बैंक हमारा 19% का ग्रोथ करता है। यहाँ पर आप भी लगभग-लगभग 19% का ही ग्रोथ कर पा रहे हो। आप अपने छोटे बेस को लेवरेज नहीं कर पा रहे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है। अगर हम इनका डिपॉज़िट का रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो ये ज़्यादा है इनकी लोन बुक ग्रोथ से।
24% के आसपास का इनका डिपॉज़िट का रेट ऑफ ग्रोथ था, तो ये भी बढ़िया बात है। इनके लोन बुक साइज़ के बारे में बात तो 27,900 करोड़ मतलब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका लोन बुक है। आप देखो, उज्जीवन से कंपेयर करो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 30,000 करोड़, 28,000 करोड़, मोटा-मोटी 10% का भी फ़र्क नहीं आ रहा। बट उसके बाद भी कंपनी ने बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई है और ऑलमोस्ट डबल रेट पे ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिज़न टू उज्जीवन। चलिए, अगर इनके प्रेज़ेंस के बारे में बात करें तो इनका भी ठीक-ठाक प्रेज़ेंस है, 22 स्टेट्स में इनका प्रेज़ेंस है, 22 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ और इनका 32% ऑफ द लोन बुक ही अनसिक्योर्ड है। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, 31% ऑफ द लोन बुक वाज़ सिक्योर्ड, 69% अनसिक्योर्ड। यहाँ पर सिर्फ 32% अनसिक्योर्ड, बाकी जो 68% के आस-पास है वो सिक्योर्ड चल रहा है हमारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इनका अगर आप देखोगे तो इनका ज़्यादा फ़ोकस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ है, वो 20% कंट्रीब्यूट करता है, 32% आता है हमारा माइक्रो माइक्रो लैब से, 14% एमएसएमई से और 14% आता है हमारे अदर्स वाले सेगमेंट से। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम देखने जाएँ अ, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस ने ग्रोथ दिखाया 39% के आसपास का। माइक्रो लैप वाले लोन में हमें 23% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। एमएसएमई लोन्स में हमें 16% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट था वो डिग्रू किया बाय 7%। यहाँ पर भी सेम कहानी है। ये भी अपने अनसिक्योर्ड वाले जो लोन बुक का सेगमेंट है उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे, उसको कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं, इसलिए वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट ये लोग उज्जीवन से ज़्यादा वेल पोज़िशन्ड रहे क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ अनसिक्योर्ड लोन वाज़ इन कंपैरिज़न टू उज्जीवन। वहाँ पर 69%, यहाँ पर 32%, इसलिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए अपनी ग्रोथ को थोड़ा बहुत मेंटेन भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम इनका ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इनका 13% लोन आता है महाराष्ट्र से, 13% आता है तमिलनाडु से, 12% कर्नाटका से, 8% गुजरात से, 7% एमपी से और 40% आता है हमारा अदर्स वाले स्टेट से, जो बचे हुए जो भी स्टेट हो गए हमारे आउट ऑफ 22 जिनमें इनका प्रेजेंस है, वो आता है वहाँ से। अगर हम इनके कासा रेशो के बारे में बात करें, तो इनका कासा रेशो थोड़ा-सा घट गया, थोड़ा-सा खराबी की तरफ गया। 18.4% पे आके इनका कासा रुका। अब देखो, अब ऐसे हम देखने जाएँ 25% का कासा था उज्जीवन का, यहाँ पर तो 18% पे रह गया। अब क्या इससे उज्जीवन एक बेहतर कंपनी बन जाता है? जना से बिल्कुल भी नहीं। जना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इन कंपैरिज़न टू उज्जीवन, बट क्या जना बेस्ट कंपनी है स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में? शायद नहीं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इससे अच्छा कंपनी वाली कोई कंपनी है या नहीं, ये चीज़ हमने समझ ली। इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इफ़ेक्ट तो आया है, बट उतना बुरा नहीं आया जितना हमें उज्जीवन के केस में देखने को मिल रहा था। अगर ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो 2.81% पे रह गए और नेट एनपीए वाज़ एट 0.91% के आसपास। अब देखो एक और चीज़ समझते हैं, कभी भी क्वांटम पे हमें जज नहीं करना चाहिए। उज्जीवन का ग्रॉस एनपीए था 2.6% के आसपास का, इनका 2.8%। तो ऐसे तो लगेगा कि यार उज्जीवन की एसेट क्वालिटी ठीक है, बट ऐसा नहीं है। उसका ट्रेंड देखो वो कहाँ से कहाँ आया है और उसमें हमें एक और चीज़ याद रखना है कि वहाँ पर उन्होंने दबा के राइट ऑफ्स करे, उन्होंने दबा के लोन बेच दिए, अपनी बैलेंस शीट से ही हटा दिए कि ये हमारे लोन खराब हो गए थे, इनको हटा दो अपनी बैलेंस शीट से। अगर आप वो लोन्स ऐड कर लोगे तो उनका तो 4 साढ़े के आसपास का ग्रॉस एनपीए बैठ जाएगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए चीज़ करनी है। हमें सिर्फ एक नंबर देखने के बाद बात बनेगी नहीं ना, इतनी आसान इन्वेस्टिंग है नहीं। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। चलिए जी, उसके बाद अगर हम देखें, इनका आरओए भी गिरा, इनका आरओए गिर के 1.5 के आसपास आ गया, आरओई गिर गया 13.5, आरओई आरओई गिर गया इनका 13.5% के आसपास आ गया और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, पीपॉप के बारे में बात करें तो 5.5% के आसपास रह गया और इनका पार्ट वाज़ आल्सो डाउन बाय 18% ओवर YoY लेवल। अगर हम बात करें हमारे तीसरी कंपनी के बारे में, तीसरी कंपनी का नाम है ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो और भी छोटा मार्केट कैप है, 1300 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका मार्केट कैप। अगर हम इनकी लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनका लोन बुक ग्रोथ वाज़ एट 5.6% और डिपॉजिट ग्रोथ था 19% के आसपास का। मतलब इनका तो उज्जीवन से भी खराब हाल है। इनका लोन बुक और भी कम रेट पे ग्रो कर रहा है। तो मतलब ठीक स्थितियाँ तो नहीं चल रही है। और यहीं से अगर हम असम्पशन बनाएँ, इनको हमें पता चलेगा कि इनका माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। जितना ज़्यादा आपका माइक्रो फाइनेंस पे डिपेंडेंस होगा, उतना खराब आज के दिन आपका रिज़ल्ट होगा। इसीलिए आप अपने लोन बुक को ग्रो भी नहीं कर पाओगे। देखते हैं आगे कैसा रहता है। अगर हम इनके लोन बुक साइज़ के बारे में बात करें तो 20,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका लोन बुक है और अगर हम इनके पैट के बारे में बात करें तो पैट तो गायब ही हो गया। पैट में हमें 288% के आसपास का डिग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई-वाई लेवल, मतलब आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल थे।
आप घाटे में आ गए। आप 100-150 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट कर रहे थे, आज आपने शायद 200 करोड़ रुपए के आस-पास का लॉस रिपोर्ट कर दिया। आपने 300 करोड़ रुपए के आस-पास का रिडक्शन देख लिया इन पार्ट ओवर अ वाई-वाई लेवल, जो एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एक ही चीज़ सीधा प्रॉफ़िट देख के ही पता चल जाती है कि आपकी एसेट क्वालिटी की ऐसी-तैसी हो गई होगी। आपके ग्रॉस एनपी, नेट एनपी नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊँचे चले गए होंगे। चलिए, अगर हम इनके कासा रेशो के बारे में बात करें तो इनका कासा रेशो वाज़ एट 25% और वो स्टेबल रहा। मतलब अगर आप वाई-वाई लेवल देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल देखोगे, तो मोर और लेस 25% के आस-पास ही इनका कासा था पिछली बार भी और इस बार भी 25% के आस-पास ही रहा। अगर इनके प्रेज़ेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रेज़ेंस है 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में से और उसमें भी 35% ऑफ द लोन्स कम फ्रॉम केरला। तो केरला फ़ोकस ज़्यादा कंपनी है ये। 22% तमिलनाडु से आता है, 11% महाराष्ट्र से, 8.5% कर्नाटका से, 5.7% महाराष्ट्र से और 18% आता है हमारा अदर स्टेट से। अब देखो, अगर आपको जैसे ही ज्योग्राफिकल स्प्लिट पता चला, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये लोग बहुत ज़्यादा साउथ डिपेंडेंट है कि भाई आपका 22% तमिलनाडु से, 35% आपका केरला से, तो यही 2 स्टेट आपका मोर देन 50% ऑफ द ईवीएम कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका सदर्न प्रेजेंस ज़्यादा है। ये पैन इंडिया कंपनी देखने में तो लग रहा है कि भाई 24 स्टेट में प्रेजेंस है, बट मेजर कंसंट्रेशन साउथ ऑफ इंडिया से ही आ रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब आप माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हो ना, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि भाई कल को साइक्लोन आ गया, कल को भूकंप आ गया, कल को कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले जो लो इनकम ग्रुप वाला कस्टमर है, उसकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि उसके पास खानदानी पैसा है नहीं, वो कोई अमीर आदमी नहीं है कि भाई 1 दिन उसकी दुकान नहीं चलेगी या 1 महीना उसकी दुकान नहीं चलेगी, तो वो भी आपको फिर भी ईएमआई लाके दे देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये इस चीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 57% of their loans are microfinance loan. Microfinance lending इसका मेजॉरिटी ऑफ द बुक है। 57% अगर आप माइक्रो फाइनेंस में हो, तो आज आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब देखो, बिज़नेस मॉडल खराब नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में इन कंपनियों ने बहुत पैसा बनाया है। बट आज के दिन स्थिति खराब है। आज के दिन हमें अगर हम आज देखें, अगर हम मार्च में बैठ के देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की हालत ठीक है नहीं। अगर आपने अगर आपने आपके पास कोई भी माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ज़बरदस्त क्रॉस एनपी आ रहा है, ज़बरदस्त नेट एनपी आ रहा है, उसमें आप लगातार घाटा कर रहे हो और ये तो कंप्लीटली डिपेंडेंट था अपनी उस बुक पे और इसीलिए इनका जो पार्ट था, वो नेगेटिव चला गया, वो घाटा करने लग गया। उसके बाद अगर हम बात करें 24% आता है गोल्ड लोन से, जो अभी इंक्रीज़ कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस को कम करने से और गोल्ड लोन को इंक्रीज़ करने की तरफ ये लोग चल रहे हैं और बचा हुआ 19% आता है हमारा अदर्स वाले सेगमेंट में से। अगर हम इनके और थोड़ी-सी बात करें तो इनकी यील्ड भी घट रही है और इनका निम्स भी घट रहा है। तो अगर हम देखें तो ये लगातार जो इनका स्विच हो रहा है ना, ये जो ट्रांज़िशन है कि भई हम माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कम कर देते हैं, हम अपना गोल्ड लोन पे जाते हैं। तो जब जैसे आप गोल्ड लोन एक सिक्योरिटी बैक्ड कोई भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट लोन देते हो ना, तो आपको क्या होगा, आपको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। पहले आप क्या कर रहे थे, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे थे। तो आप कोई भी अनाप-शनाप रेट पकड़ लेते थे कि भाई तू मेरे को 30% का इंटरेस्ट देगा या 35% का इंटरेस्ट देगा, बट आप वो चीज़ अगेंस्ट गोल्ड लोन नहीं कर सकते। गोल्ड लोन पे आपको एक एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा कि भाई तू 15% पे ले ले पैसा या 20% पे ले ले, उससे ज़्यादा आप आस्क नहीं लगा सकते। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिल रहा है ओवर अ वाई-ओवाई लेवल। तो ये आया है प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से और थोड़ा-सा जो हमारे डिफ़ॉल्ट्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम इनके आरओई के बारे में बात करें, नेगेटिव चला गया। नेगेटिव 19% और आरओई नेगेटिव कब जाएगा? जब आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, क्योंकि आरओई इज़ डिपेंडेंट अपॉन आरओए एंड आरओए इज़ डिपेंडेंट अपॉन आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट घाटा हो गया, तो आपका आरओए भी नेगेटिव हो गया, आरओई भी नेगेटिव हो गया। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ के 6.9% के आस-पास पहुँच गया और नेट एनपीए 2.9% के आस-पास पहुँच गया। बहुत हालत खराब। और फाइनली अगर हम नंबर देखने जाएँ, तो 18.4% से इनका नेट इंटरेस्ट इनकम गिर गया। टोटल इनकम वाज़ डाउन बाय 16%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज़ डाउन बाय 57% और इतना ज़्यादा ग्रॉस एनपी, नेट एनपी आ गया, इसलिए आपको प्रोविज़न बढ़ाने पड़े, आपकी क्रेडिट कॉस्ट ऊँची चली गई। अब ये क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्रेडिट कॉस्ट इज़ नथिंग बट प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न वो पैसा है जो आज आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के साइड रख रहे हो, उस खराब लोन के लिए जो आपको लग रहा है कि इसका मेरे को ईएमआई वापस नहीं मिलेगा। तो आपने सपोज़ ₹100 बाज़ार में डिस्बर्स करे थे और आपको लग रहा है कि यार ये ₹10 मेरे को वापस नहीं मिलने वाले, ये आदमी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो आज जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से आप कुछ पोर्शन निकाल के साइड रखते हो कि ये उस ₹10 की रिकवरी जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको सपोर्ट करेगा। तो दीज़ आर प्रोविजंस। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोविजंस को बढ़ा रही है, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि उसको लग रहा है आगे चल के उसकी एसेट क्वालिटी खराब होगी।
उसके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स ऊपर की तरफ जाएँगे। और अगर आपके प्रोविजंस बढ़ेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला इज़ प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी ऊँची जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया बाय 200%, मतलब 3 गुना हो गया इनका क्रेडिट कॉस्ट। इसकी वजह से इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की ऐसी-तैसी हो गई। इसकी वजह से इनका पैट गिर गया बाय 288% ओवर अ वाई-वाई लेवल। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपनी चौथी कंपनी के बारे में। ये इन चारों में से सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। सबसे अच्छा रिजल्ट इसी कंपनी का है और ये नया आईपीओ भी आया था। ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 1 साल पहले इसका आईपीओ आया। कंपनी का नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो 1200 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का लोन बुक ग्रोथ वाज़ एट 19%, डिपॉजिट ग्रोथ वाज़ एट 12%। देखो, पहला कंपनी हमें मिल गया जिसका डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ उसके लोन बुक के रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई ये इसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएँगे। इनका लेवरेज लगातार बढ़ता जाएगा। इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनका डिपॉज़िट का रेट ऑफ ग्रोथ ऊँचा जाए। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी के ऊपर आज के दिन बहुत ज़्यादा लेवरेज है नहीं। क्योंकि कंपनी ने अभी-अभी आईपीओ लेके आए हैं, कंपनी में फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है, कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है। तो अभी इनके पास समय है कि अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ा लें, अपने रेट ऑफ डिपॉज़िट ग्रोथ को ऊँचा ले जाएँ, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। यहाँ पर अभी आज के दिन तो कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक ये फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका रेट ऑफ डिपॉज़िट ग्रोथ ऊँचा जाए, वापस वो लोन बुक के रेट ऑफ ग्रोथ के आस-पास पहुँच जाए, तभी ये कंपनी ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस लोन बुक ग्रोथ रेट को सस्टेन कर पाएगा। अगर हम इनकी लोन बुक साइज़ के बारे में बात करें, तो 6800 करोड़ रुपीज़ के आस-पास इनका लोन बुक साइज़ है। और अगर हम पैट ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 18% के आस-पास का यहाँ पर पैट में हमें ग्रोथ भी आता हुआ देखने को मिला। और ये एक ऐसा कंपनी है जो फुल्ली सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, मतलब इनके पास कोई अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो ही नहीं है। इसीलिए हम देखेंगे इनका एसेट क्वालिटी सुधरा है। हम अभी 4 कंपनी पढ़ रहे हैं, 4 में से 3 कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हुआ है। किसी का थोड़ा हुआ है, किसी का बहुत ज़्यादा हुआ है। भाई हिसाब की तो बिल्कुल ही बैंड बज गई, उज्जीवन की भी बिल्कुल बैंड बज गई। जना का थोड़ा-सा खराब हुआ, उसने डैमेज कंट्रोल करके चला। बट ये एक ऐसा कंपनी है जिसने अपनी एसेट क्वालिटी इतने खराब समय में भी सुधारी, तो एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। इनके 32% ऑफ द लोन्स आर एग्रीकल्चरल लोन्स, 27% आर हाउसिंग लोन्स, 20% आर एमएसएमई लोन एंड रिमेनिंग 20% आर अदर लोन, जिसमें आ जाते हैं हमारे कॉर्पोरेट लोन आ जाते हैं, पर्सनल लोन आ जाते हैं, गोल्ड लोन आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो इम्प्रूव किया और वो इम्प्रूव करके 2.67% पे आ गया हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1.35%। अब देखो सेम कहानी इसी रेंज में हमें देखने को मिला उज्जीवन का ग्रॉस एनपीए, जना का ग्रॉस एनपीए और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रॉस एनपीए। बट इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इनका ट्रेंड डाउनवर्ड्स था, बाकी दोनों का ट्रेंड अपवर्ड्स था। उज्जीवन का खराब होके 2.6% के आसपास पहुंचा, जना का खराब होके 2.8% पे पहुंचा, इनका सुधर के 2.6% पे पहुंचा। तो चाहे क्वांटम वाइज आपको सिमिलर आसपास ही लग रहे होंगे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट हमें ट्रेंड देखना है। इनका ट्रेंड सुधार की तरफ है, बाकी दोनों का ट्रेंड खराबी की तरफ है। इस चीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए अगर हम थोड़ा-सा इनकी क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें, तो वो भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। 0.1% के आसपास का इनका क्रेडिट कॉस्ट बन रहा है। अगर हम इनके कासा रेशो के बारे में बात करें, तो कासा रेशो इनका इम्प्रूव किया और 39% के आसपास का इनका कासा रेशो पहुँच गया। देखो, अगर आप देखने जाओगे इनका आरओई गिर गया, इनका आरओई गिर गया, आरओए इम्प्रूव किया। तो आरओए इम्प्रूव किया फ्रॉम 1.3% टू 1.4%, बट आरओई हमारा गिर गया फ्रॉम 17% टू 11%। अब इसको हमें खराब तरीके से नहीं देखना है, इसका रीज़न समझना पड़ेगा। अभी कंपनी ने किया है आईपीओ, कंपनी ने किया अपनी कंपनी में फ्रेश फंड इन्फ्यूजन। जब आप आईपीओ लेके आते हो तो आप कंपनी में पैसा आता है ना, कंपनी में नई इक्विटी आ गई। तो इससे क्या हुआ, आपका बेस बढ़ गया। अब आरओई का क्या फॉर्मूला है? आरओए इंटू लेवरेज, तो आपका लेवरेज कम हो गया। लेवरेज का क्या फॉर्मूला है कि भाई आपकी जो भी टोटल एसेट्स हैं दैट इज इक्विटी प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो जैसे ही आपका डेट वाला पोर्शन कम हो गया, इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ गया, तो आपका क्या होगा, आरओई का नंबर नीचे आ जाएगा। तो ये कोई खराब चीज नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से इनका आरओई खराब हो गया। इसको हमें खराबी की तरह लेने की जरूरत नहीं, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ 7 स्टेट में इनका प्रेजेंस है और उसमें भी लगभग सारा का सारा लोन बुक हमारा पंजाब से ही आता है। पंजाब में ही इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंट है। तो जम्मू कश्मीर में इनका प्रेजेंस है, इनका हरियाणा में प्रेजेंस है, इनका दिल्ली एनसीआर में प्रेजेंस है, इनका पंजाब में प्रेजेंस है और इनका राजस्थान में प्रेजेंस है। तो ये 5-6 स्टेट, 7 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। इनके अगर नंबर्स के बारे में बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 23%, नेट टोटल इनकम वेंट अप बाय 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप बाय
21% एंड पैट ग्रोथ ऑफ 18% ओवर अ YOY लेवल। बहुत बढ़िया नंबर निकाले अभी तक इन चारों कंपनी में से। अब चलिए थोड़ी-सी वैल्यूएशन के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आज आपको मिल रहा है 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। वहीं अगर हम देखने जाएँ इसाफ मिल रहा है आज 0.57 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, उज्जीवन एट 1.1 टाइम्स एंड आपका जना भी 1.1 टाइम्स के आस-पास ही बिक रहा है। तो अब हमें देखने में तो लगेगा कि जो हमारा इसाफ है वो बहुत सस्ता बिक रहा है और ये एक वैल्यू बाय हो सकता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स आर कमिंग फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट करंटली इन दिस सिचुएशन इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। और वहीं अगर हम देखें उज्जीवन के साथ भी सेम कहानी है, जना के साथ भी सेम कहानी है, बट हमें एक यहाँ पर ब्राइट स्टार देखने को मिल रहा है दैट इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका रिलेटिवली जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो भी कम है, वो भी सस्ता है और अच्छा ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, कोई फंडामेंटली अभी तक तो हमें फ्लॉ देखने को मिल नहीं रहा। तो एक जो इन तीनों में से एक अच्छा कंपनी बन सकता है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।